મારા પપ્પાને બોલો હમણાં બહાર વત્સ. જવાનું છે ને મિસ, હા. બહાર જવાનું એટલે મારે લેફ્ટ થઈ જવું પછી બસ. દર વખતે તમે વર્સલ લેફ્ટ થઈ જાવ છો, હા કેમ મિસ હું કરશું એટલે બેટા? કઈક એવું હોય તો આજે તો બરોબર છે, હું સમજી લઉં તમારી વાત. પણ કઈક હમ વ્યવસ્થા કરો એવી, બરાબર કે તમે હા મિસ જોઈન રહો. કારણ કે હિન્દીના લેક્ચરમાં તમે ઓલમોસ્ટ હોતા જ નથી. બરાબર છે, એટલે મને તમે હાજર રહ્યો એવું જોઈએ છે કારણ, બરાબર. હા મિસ. ઓકે. चलो तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। आज हमने लास्ट टाइम हमने लेसन नंबर 15 जो है दाच्यू वो समझ लिया था, उसकी समझूती पूरी की थी। और आज हम उसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। हमने लेसन नंबर 14 युग और मैं उसके क्वेश्चन आंसर कर लिए। अल्फाज सही कहा ना मैंने? हाँ। ओके। एमसीक्यू तीनों लेसन के फैजान, अल्फाज कोई मुझे आंसर देंगे? हमने तीनों लेसन के एमसीक्यू कर लिए। आवाज नहीं आ 14 पार्ट में। हाँ मैम, तीनों के एमसीक्यू भी कर लिए। ओके, तीनों के एमसीक्यू हो गए। लेसन नंबर 14 मैम युग और मैं उसके क्वेश्चन आंसर भी हो गए। ओके, अब मुझे सिर्फ आपको लेसन नंबर 13 रहीम के दो हैं और लेसन नंबर 15 दैचू उसके क्वेश्चन आंसर करवाने हैं। राइट, क्लियर ना इतना? મેમ મારામાં ખાલી બેટરી સાવ લો થઈ ગઈ છે એટલે મેમ હું લેફ્ટ થાવ છું હો. हाँ, फोन चार्ज में रख दो, फोन चार्ज में रख दो। મેમ ફોનમાં પ્રોબ્લેમ છે, નવો ફોન લેવાનો છે એટલા માટે તો મેમ મેં લેફ્ટ થવાનું કહું છું. नाम बताओ अपना। માનવ મેમ માનવ. ओके, कोई बात नहीं, सब लेफ्ट हो सकते हैं, मैंने किसी को मना नहीं किया, बस मुझे उनके नाम के लिस्ट चाहिए, वो मुझे सर दे देंगे। ठीक है, सबको प्रॉब्लम होने लगेगी आज। आज मुझे कारण बता के लेफ्ट होंगे सब। मुझे तो नाम चाहिए, वो मैं घर पे ही बात कर लूंगी अब आपसे, क्या है मम्मी पापा से कि क्या प्रॉब्लम है फोन में। हाँ, सही कारण मुझे उनसे ही जानने को मिलेगा। आप हो सकते हैं, कोई भी लेफ्ट हो सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे कारण नहीं देंगे कोई तो भी चलेगा, हाँ, क्योंकि बात तो घर पे होगी। चलिए तो हम स्टार्ट कर देते हैं बाकी। ओके, चलिए। मदन का गांव जो है वो किस पहाड़ी क्षेत्र में था? चलिए आंसर दीजिए। अल्मोड़ा। अल्मोड़ा। मदन का गांव जो है वो अल्मोड़ा के पहाड़ी विस्तार में था। हम्म, अभी आप लोग करते नहीं ना बेटा, फिर पेपर में ये सारे आंसर इतने इजी होते हैं ना, फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है, कई बॉयज नहीं लिख पाते हैं। चलिए तो मदन का गांव अल्मोड़ा के पहाड़ी विस्तार में था, ये आप लिखेंगे। हाँ, विकल्प नहीं लिखेंगे क्योंकि विकल्प हमने किए हैं, तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पर बाकी के प्रश्न लिखेंगे। ओके, कहानी के अंत में नए ग्राहक हेमंत को मैम मदन ने अपना नाम क्या बताया? बोलो बेटा। ते 13 और 15 के एमसीक्यू नहीं करे किए थे, और ये 14 के किए हुए थे ओके, कोई आपने। बात नहीं, देख लेते हैं, लास्ट में देख लेते हैं। चलो, बताइए मुझे, अभी क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं अल्फाज, फिर लास्ट में हम वो कर लेंगे, मेरे पास पीडीएफ है अभी, तो हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलो। कहानी के अंत में नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया? मिस बॉय। हाँ, और हेमंत कौन था? हेमंत कौन था? लेखक। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि हेमंत कौन था, तो आप क्या लिखोगे? ऐसा प्रश्न होता है हमारा।
लेखक ओके, तो जगदीश बाबू कौन थे? मैम हेमंत वो बच्चा था। ओके, तो बॉय का नाम क्या था? मदन। बॉय का नाम मदन था। तो अभी नहीं मैम, लड़के का नाम मदन था, बॉय का नाम हेमंत था। बॉय का नाम हेमंत था, लड़के का नाम मदन था। ओके, फिर ये जगदीश बाबू और हाँ, ओके, अब वो तो ये तो लेखक है। आपने बताया, तो जगदीश बाबू कौन थे? हेमंत में कर दिया हेमंत ना, वो सबका सब मिक्स, ना, सबका सब मिक्स कर दिया लेखक। आपने। यहाँ सिर्फ 3 पात्र है। इस कहानी में हमने सिर्फ 3 पात्र देखे थे। एक तो जगदीश बाबू, फिर ये मदन जो अपना नाम लास्ट में हेमंत को बॉय बताता है। फैजान, बॉय जो है उसका नाम ही मदन था, और हेमंत जो है वो जगदीश बाबू के मित्र थे। अब आया समझ में? जगदीश बाबू, वंदना। मदन और हेमंत 3 ही पात्र थे। पहले जगदीश बाबू जो हैं वो कैफे में जाया करते थे, और उनकी मुलाकात इस मदन से हुई जो वहां बॉय का काम करता था। और लास्ट में जब वे अपने मित्र हेमंत के साथ जाते हैं कैफे में, तो ये हेमंत जो है मदन से उसका नाम पूछता है, तो मदन उसे अपना नाम मदन ना बताकर बॉय बताता है कि मुझे सब बॉय कहते हैं। उसका नाम बॉय नहीं था, उसे बॉय कहते थे सब। जैसे हम कैसे होटल में जाए, रेस्टोरेंट में जाए, तो वेटर वेटर कहते हैं ना, उनका नाम नहीं पता होता तो उन्हें हम वेटर बोलते हैं। तो वैसे इस कैफे में इस लड़के को बॉय कहते थे। ओके, तो बॉय ही मदन था। क्लियर अब? हाँ कि ना, तो बोलिए। हाँ हाँ मैम। हम्म, तो जगदीश बाबू, मदन यानी बॉय, और हेमंत तीनों थे। और मैंने अभी आपसे पूछा हेमंत कौन थे, तो हेमंत जो है वो जगदीश बाबू के मित्र थे। ओके, अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में माँ को क्या कहते हैं? ईचा। ईजा, डी। अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में माँ को ईजा कहते हैं। ओके, आफताब है, वसाया एहसान है, हाँ ये सब भी है, रयान है। मुझे इनकी आवाज नहीं आ रही है कि चले गए सबके सब अब? मैम है सब। हम्म, चलिए मुझे उनसे भी आंसर चाहिए। अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में माँ को ईजा कहते हैं, याद रखिएगा, ईजा। अच्छा, बड़े भाई को क्या कहते हैं? अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में बड़े भाई को क्या कहते हैं? दाजू। हाँ, दाजू। ओके, चाय लाने वाले लड़के का नाम क्या था? मदन। मदन। हाँ, चाय लाने वाले लड़के का नाम था मदन। अकील, अकील आवाज आ रही है ना आपको बेटा? अकील कुछ बोल नहीं रहा है, पहले भी हमने उनसे बात की तब भी नहीं बोले वो। चलिए, जगदीश बाबू ने मदन को किस बात के लिए डांट दिया? चाय न लाने के लिए। ओके अल्फाज, और कोई? ए नहीं मैम, उसने कहा था कि तुम मुझे बार बार दाजू कहने के लिए। ए बार बार दाजू के नाम के लिए। और कोई? ए मिस देखिए, हर बार फैजान या अल्फाज या फरहान ये सब सही हो जरूरी नहीं, हाँ। ऑप्शन है।
क्योंकि मैम देखो अभी अभी थोड़ी चाय देर पहले ही अल्फाज और फैजान गलत हुए थे, तो वो बोले वो बोल देना जरूरी नहीं है। चलो, किस बात के लिए डांटा जगदीश बाबू ने मदन को? चाय लाने के लिए। बार बार दाजू कहने के लिए। बार बार दाजू कहने के लिए उन्हें डांटा। अल्फाज, वो बार बार उन्हें दाजू कहता था। इससे जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जो थे वो जाग उठे। उन्हें अच्छा नहीं लगता था। उन्हें अपने और मदन के बीच की जो दूरी थी, जो हैसियत की खाई थी, वो नजर आने लगी थी। और उनकी प्रेस्टीज को यह शब्द धक्का लगने लगा था। इसलिए उन्हें बार बार दाजू कहने पर जगदीश बाबू ने मदन को डांटा। देखा, सिर्फ पीडीएफ भेजने से कुछ नहीं होता बेटा। आपको क्वेश्चन आंसर अभी मैं करवा रही हूं तो भी याद नहीं पाठ, इसलिए सीधा पीडीएफ नहीं भेजनी पड़ती। समझे आप लोग? चलिए, मदन खाली जगह का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था मदन? अल्मोड़ा। हाँ, अल्मोड़ा का। मदन अल्मोड़ा का रहने वाला था। पहाड़ी विस्तार लिखेंगे तो गलत होगा। सही आंसर अल्मोड़ा ही लिखना पड़ेगा। फिर मदन की माता का नाम? क्या कहता था वो माँ को? ईजा। ईजा था। ईजा, उसे वो ईजा कहता था। ओके। अपनत्व ईजा। की पतली डोर खाली जगह की तेज धार के आगे न टिक सकी। यहां से लिखना है आपको। तो अपनत्व की पतली डोर किसके आगे न टिक सकी? अहम। क्या होगा आंसर? अहम। बॉयज लिखिएगा, क्योंकि इसमें आंसर नहीं है, इसलिए लिखिएगा। मदन अल्मोड़ा का रहने वाला था। मदन की माता का नाम ईजा था। अपनत्व की पटली डोर अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। ओके, और लास्ट है उसके बाद का। मदन की आंखों के सामने विगत खाली जगह घूमने लगी। विगत, क्या आएगा आंसर? स्मृतियां। क्या? विगत बॉयज, आंसर तो मैंने स्मृति। दिया। अब तो आप लिख मैम सकते हो ना, बोल सकते हो। 3 का आंसर क्या है? अहम। अहम, ह के ऊपर बिंदी, यानी अहम हो जाएगा। और मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां, स्मृतियां घूमने लगी। ऐसा ना हो कि सिर्फ रिक्त स्थानों के कारण आपके मार्क्स कट जाए, और होता भी है। आप लोग ये प्रश्न बहुत लाइटली लेते हो कि हो जाएंगे ये, तो फिर ज्यादातर मार्क्स आपके नाइन्थ बॉयज के उसी में कट रहे हैं, विकल्प और रिक्त स्थानों में। चलिए, हो गया। हो गया बॉयज? एक आध मिनट में। ओके। तो मैम हो गया। चलिए, उसके बाद की है, मनुष्य की भावनाएं खाली जगह होती है। कैसी होती है? बड़ी। मनुष्य की भावनाएं विचित्र होती है। मनुष्य की विचित्र। भावनाएं विचित्र होती हैं।
ओके, उसके बाद जगदीश बाबू का खाली जगह दूर हो गया। मदन से मिलने के बाद क्या दूर हो गया उनका? अकेलापन। मिलना जुलना। नहीं। अकेलापन। हाँ, अकेलापन। तो आंसर होगा एकाकीपन। जगदीश बाबू का एकाकीपन एकाकी। दूर हो गया। मदन से मिलने के बाद उनका एकाकीपन दूर हो गया। एकाकीपन। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी खाली जगह लगी। क्या लगी गहरी? चोट। हाँ, चोट। चोट। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। ओके, उसके बाद मदन खाली जगह का नाम बताने में संकोच कर रहा था। उससे जब पूछा आपने तो उसने नाम बताने जिसने में पढ़ो संकोच हो रहा था। हाँ रयान, बोलो आंसर। अपना। नहीं, मदन अपना नाम बताने में संकोच नहीं कर रहा था, और कुछ था। और किसी चीज का नाम था। क्या गाँव था? का। हाँ, गांव का। मदन अपने गांव का नाम बताने में संकोच कर रहा था। क्लियर हो गया? हाँ मिस। नो मैम। चलो, ऑर्डर देने पर मदन ने खाली जगह कहा। क्या कहा? लाया साब। क्या कहा? लाया साब। उसके बाद सैकड़ों नर नारियों के बीच खाली जगह की अनुभूति होती है। उसमें आंसर होगा सुनेपन। लेखक उस शहर में अकेले थे ना, तब उन्होंने कहा था कि सैकड़ों नर नारियों के बीच भी कभी कभी सुनेपन की अनुभूति होती है। तो सुनेपन। उसके बाद मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। ओके, ये कर लिया हमने। उसके बाद जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अल्पविराम, अकेले हैं। हो गया? हो गया बॉयज? यस मिस। नो मैम। थोड़ा जल्दी करो अल्फाज। થઈ ગયું अल्फाज? हाँ मैम। हम्म, चलिए अब एक एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर। ठीक है, यहाँ से आगे। मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? तो उसका आंसर आपने दिया कि मदन का गांव अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में था। के उसके बाद नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया? तो वो भी हमने किया कि नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम बॉय बताया। देखिए, ब्लैंक्स में भी हुआ और एक एक वाक्य के प्रश्न में भी हुआ। ओके, तो ये बात यहाँ क्लियर हो गई। फिर जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट क्यों लगी? यहाँ से करना है। रयान, पढ़ो बेटा, चलो।
कहाँ गए रयान? बीच में अलियसकर पढ़ो एक मिनट अलियसकर। बेटा। रयान, आप पढ़ते हो बेटा, ये लोग गायब होते हैं ना, उनको हमें आज ढूंढना है। आप तो होते ही हो मीट में हमेशा। चलो पढ़ो अलियसकर, आप पढ़ो। यस मैं पढ़ूँ साबिर। एक मिनट साबिर, अब अलियसकर को पढ़ लेने देते हैं। हाँ, अलियसकर पढ़ो। जगदीश बाबू के बारे से मदन को चोट क्यों लगी? हम्म, जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट लगी क्योंकि अपने प्रति उसके स- अपनत्व सपनत्व अपनत्व पर प्रहार क्यों था? किया गया था। वेरी गुड। जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट लगी क्योंकि उसे उसके प्रति अपनत्व पर प्रहार हुआ था। जो अपनापन जगदीश बाबू ने दिखाया उस पर उन्होंने ही प्रहार किया था, इसलिए उसे दुख हुआ, चोट पहुंची। चलिए उसके बाद अ, आफताब, आफताब भी थे, वसाया एहसान। चलिए इनमें से कोई मुझे आंसर देंगे? मैम ये लिख रहे हैं। हाँ बेटा लिख लो तो अच्छी बात है, या स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके। चलो, आफताब, वसाया एहसान, हमेश। आप पढ़ेंगे बेटा? हाँ। पढ़ो जगदीश बाबू की आंखें किस पर बेटा। झुकी अभी रह तो हम गई? पहले 4th नंबर के क्वेश्चन पे है। अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में माँ को क्या कहते हैं? हम्म, जवाब, अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में माँ को दूजा कहते हैं। यहाँ गलत है, ईजा आएगा। यहाँ शब्द गलत है, ईजा आएगा। ओके बॉयज, ईजा गलत प्रिंटिंग है, ईजा आएगा। चलिए उसके बाद जगदीश बाबू की आंखें किस पर झुकी थी? चलो। मिस मैं पढ़ूँ रैयान? हाँ रयान पढ़ो। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर झुकी रह गई। जगदीश बाबू की आंखें जो हैं वो चाय की प्याली पर झुकी रह गई थी। ओके उसके बाद मदन को किसका भेद मालूम हो गया? तो मदन को पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। पहले तो वह सिर्फ पहाड़ का रहने वालों ऐसा बोलता था, पर जब जगदीश बाबू ने उसे बहुत सारे पहाड़ों के नाम बताए तब उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हुआ। चलिए, मदन को किस बात से गहरी चोट लगी? तो जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को गहरी चोट लगी। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। बालक ने जगदीश बाबू का अभिवादन कैसे किया? तो बालक ने यानी मदन ने बालक ने जगदीश बाबू का अभिवादन सिर झुकाकर और मुस्कुराकर किया। पहले वो उन्हें जानता नहीं था ना, तब जब जगदीश बाबू कैफे में पहुंचे तो उन्हें सिर झुकाकर और मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया। उसके बाद जगदीश बाबू कैसे संस्कारों के व्यक्ति थे? तो जगदीश बाबू मध्यम वर्गीय संस्कारों के व्यक्ति थे। क्लियर? हाँ हाँ मिस। हाँ। चलिए, कैफे का सारा मीनू किस में समाहित था? तो कैफे का सारा मीनू जो है वो लड़के के मौन में समाहित था। उसके बाद जगदीश बाबू का अकेलापन कैसे दूर हो गया? तो अपने ही क्षेत्र के एक कैफे बॉय मदन से मिल जाने से उन्हें उनका अकेलापन दूर हो गया। एक तो वह उनके ही गांव की ओर से था, और दूसरा जिस कैफे में वो जाते थे वो भी उनका ही क्षेत्र था, उन्हीं से में उन्हें यह बॉय मदन जो है वो मिल गया, जो उनके ही गांव के निकटवर्ती गांव का था, इसलिए उनका अकेलापन दूर हो गया। इसके बाद जगदीश बाबू का मुंह किस कारण से तमतमा गया? तो जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। जब वो उन्हें बॉय बॉय सॉरी दाजू दाजू कहता था ना, तब उन्हें
गुस्सा आया और उनका मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। चलिए गुलाम शाबिर यस मिस। पढ़ो बेटा। पहला, जगदीश बाबू को पहले पहले नए शहर आकर कैसा लगता था? उत्तर, जगदीश बाबू को अपने पड़ोस के गांव के है ऐसा जानकर लड़का खुश होकर उनको दाचू कहकर संबोधित करता है। जगदीश बाबू अपने गांव से दूर शहर में आए थे। यहाँ के वातावरण विचित्र था। वे अकेले थे। अपने गांव में ऐसी चहल पहल नहीं थी। शोरगुल नहीं था। उन्हें यहाँ सब कुछ अपन अपनत्वहीन अपनत्वहीन लगता था। उसे लगता था कि यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से बहुत दूर है। यहाँ उसका कोई नहीं है। इसी तरह जगदीश बाबू को नए शहर में आकर बहुत अकेलापन लगता था। कि नए शहर में आकर कैसा लगता था? तो जगदीश बाबू जो हैं वो अपने पड़ोस के गांव के हैं ऐसा जानकर जो मदन था वो खुश हो गया और उन्हें दाजू कहकर संबोधित करता था। और जगदीश बाबू अपने गांव से दूर थे, नए शहर में थे और यहाँ का वातावरण जो है वो अलग था, भिन्न था और यहाँ वे अकेले रहते थे और गांव में ऐसी चहल पहल भी नहीं थी जैसी शहर में है और शोरगुल भी नहीं था गांव में ऐसा जैसा यहाँ शहर में है। और इसी कारण उन्हें यहाँ सब कुछ अपनत्वहीन यानी अपनेपन की सीमा से दूर लगता था। उन्हें लगता था कि अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से वे बहुत दूर आ गए हैं और उनका अपना यहाँ कोई नहीं है। इस तरह जगदीश बाबू को नए शहर में बहुत अकेलापन महसूस होता था। चलो अल्फाज पढ़ो। अल्फाज। हाँ मैम। प्रारंभ में जगदीश बाबू का व्यवहार मदद के प्रति कैसा था? आंसर, प्रारंभ के प्रारंभ प्रारंभ में जगदीश बाबू का मदन के प्रति व्यवहार बहुत श्रेष्ठपूर्ण और अपनत्व से पूर्ण था। कैफे में आने से 2-4 दिन में पहाड़ी लड़का मदन और जगदीश बाबू दोनों का अजनबीपन दूर हो जाता है। प्रारंभ में जगदीश बाबू का मदन अपना सा लगा। वे अपना अकेलापन शुभ गण मदन उन्हें दाजू कहकर बुलाता था। मदन को वे अपना बड़ा भाई जैसा लगते थे। वह उनके कम खाने की शिकायत भी करता था। उसको देखकर और दाजू शब्द सुनकर जगदीश बाबू के चेहरे पर खुशी मिलती थी। हाँ, प्रारंभ में कैसा व्यवहार था मदन के प्रति? बाद में खराब हुआ ना, पहले तो अच्छा था। तो कैसा था वो? कि बहुत स्नेहपूर्ण व्यवहार था और अपनत्व से पूर्ण था, क्योंकि वह उन्हें उन्हीं के गांव के तरफ का था। इसीलिए कैफे में आने से 2-4 दिन में ही पहाड़ी लड़का मदन और जगदीश बाबू में अजनबीपन दूर हो गया। पहले तो जगदीश बाबू का मदन अपना सा लगा। वे अपना अकेलापन भूल गए और मदन भी उन्हें दाजू कहकर बुलाता था। मदन का भी अपना अकेलापन जो है वो दूर हो गया था जगदीश बाबू के मिलने से। मदन उन्हें अपना बड़े भाई जैसा मानता था और वह उनके कम खाने की भी शिकायत करता था और उसको देखकर, उसे दाजू शब्द सुनकर जगदीश बाबू के चेहरे पर शुरुआत में खुशी आती थी। पहले उन्हें ये दाजू शब्द अच्छा ही लगता था कि बड़े भाई ऐसा अर्थ होता था, तो उन्हें
ये अर्थ भी पता था और पहले पहले तो उन्हें जब अजनबीपन दूर हुआ तो उन्हें यह शब्द अच्छा भी लगा। चलिए मैम जगदीश बाबू, हाँ मैम बोलो बेटा। पहले वाला आंसर रखिए ना, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? दूसरा चलिए फरहान, फरहान थे, शेख फरहान। दूसरा मैम दूसरा रखिए। अरे बेटा कितने बाकी रह गए हैं? शेख फरहान हैं कि लेफ्ट हो गए? ओके मैम। हाँ चलो पढ़ो बेटा। हाँ मिस। जगदीश बाबू ने मदन को दाजू कहने पर क्यों डांटा? स्वप्रश्न उत्तर। आरंभ में अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र का मदन काफे में मिलता है, इससे उसको अपनत्व मिल गया, अकेलापन दूर हो गया। मदन का दाजू कहना उन्हें अच्छा लगता था, लेकिन कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। अब उन्हें सारा शहर अपना लगता था। वे मध्यम वर्ग के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। मदन कैफे का एक सामान्य बॉय था। बॉय था। बॉय बॉय, हाँ। वह कैफे के में सबके सामने उनको दाजू कहता है। वह उन्हें अच्छा नहीं लगता, इससे उनकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता था। अहम की तेज धार से अपनत्व की पतली डोरी की प्रतिष्ठा प्रेस्टीज। प्रेस्टीज पॉइंट आ गया खराब होने के भय से टूट जाती है। इसलिए उन्होंने दाजू कहने पर मदन को डांटा। मदन को क्यों डांटा दाजू कहने पर? तो अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र का मदन जो है वो काफे में मिल गया उन्हें, जगदीश बाबू को। और इससे उनको पहले तो अपनापन महसूस हुआ, क्योंकि शहर में कोई अपना नहीं था, इसलिए मदन के मिलने से उन्हें पहले तो अपनापन महसूस हुआ, उनका अकेलापन भी दूर हो गया। मदन भी उन्हें दाजू कहता तो वह शब्द उन्हें अच्छा लगता था, लेकिन कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन जब दूर हो गया ना, तो अब उन्हें सारा शहर भी अपना सा लगने लगा था। तब उनके मध्यम वर्गीय जो संस्कार थे वो जाग उठे थे, और मदन जो था वो एक कैफे का सामान्य बॉय था। वह कैफे में सबके सामने उनको दाजू कहता, वह उन्हें अच्छा नहीं लगता था। इससे जगदीश बाबू की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता था, और उनका अहम अहम यानी अहंकार, उसकी तेज धार के आगे जो अपनापन था वो टूट गया। प्रतिष्ठा प्रेस्टीज खराब होने के भय से उनका अपनापन टूट जाता है, और इसीलिए उन्होंने दाजू कहने पर मदन को डांटा। क्लियर? अल्फाज ले लिया ना स्क्रीनशॉट? हाँ मैम। चलिए आज ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये अभी क्वेश्चन आंसर बाकी है, पर ये लास्ट कर लेते हैं, फिर कल से करेंगे। दाजू कहानी में बाल मन की संवेदना का मार्मिक चित्रण कीजिए। कैसे हुआ? बाल मन यानी जो मदन जो है वो तो बालक था ना, तो उसकी संवेदना को यहाँ व्यक्त करना है। तो 9-10 वर्ष का बाल मजदूर मदन दाजू कहानी का मुख्य पात्र है। और उसे अपने परिवार को छोड़कर कमाने के लिए यहाँ शहर में आना पड़ा। उनकी याद उसको सताती थी। 2 वर्ष का था, इसलिए स्वाभाविक है उनकी याद तो उन्हें सताएगी ना, तो उसे अपनों की याद सताती थी। कैफे में आए जगदीश बाबू से उसका परिचय होने से मदन को आनंद हुआ, क्योंकि उसके गांव के पड़ोसी थे। मदन को ऐसा लगा जैसे उसको बड़ा भाई मिल गया हो। उसके गांव में बड़े भाई को दाजू कहते थे,
मदन भी उनको दाजू कहने लगा। और जगदीश बाबू और मदन दोनों के संबंध में बड़ी निकटता आ गई। एक दिन दाजू कहने पर जगदीश बाबू ने मदन को डांटा तो उसके मन पर गहरी चोट लगी। जिसे वह बड़ा भाई मानता था, उसका बुरी तरह से डांटना वह सहन न कर सका और वह अपनी कोठरी में जाकर खूब रोया। इस तरह हम कह सकते हैं कि इस कहानी में बाल मन की संवेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है। देखिए, 9-10 वर्ष का बच्चा, उसकी बाल मन जो है, जो उसकी संवेदनाएं हैं, जो उसकी भावनाएं हैं, उसका चित्रण हमें यहाँ करना है। ठीक है, तो 9-10 वर्ष का लड़का है जो परिवार से इतना दूर रहता है, परिवार का सहारा बनने के लिए, तो स्वाभाविक है कि उसे अकेलापन तो महसूस होगा ही। हम बड़े जो हैं वो भी अपने आप को नहीं संभाल सकते तो बहुत दिनों तक, तो ये तो बच्चा था तो वो तो कैसे संभालता। पर फिर भी वह यहाँ रह रहा था, उसे अपनों की याद भी आ रही थी। फिर एक दिन उसे जगदीश बाबू मिल जाते हैं जो उसके गांव के निकटवर्ती गांव के थे। तो उन दोनों के बीच बड़ा लगाव हो जाता है। वह उन्हें दाजू कहता है तो भी जगदीश बाबू पहले पहले उसे मना नहीं करते, उन्हें अच्छा लगता है। पहले जगदीश बाबू भी बहुत लगाव दिखाते हैं, पर बाद में एक दिन जगदीश बाबू उसे इसी शब्द जो उन्हें पसंद था उसी शब्द पर उन्हें डांट देते हैं। तो इस पर मदन को बहुत चोट लगती है, बहुत दुख होता है और वह इस दर्द को सहन नहीं कर पाता और अपनी कोठरी में बहुत रोता है। तो इस प्रकार इस 9-10 वर्ष के मदन की संवेदना का यह मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। क्लियर? मैम हम्म। अब लेफ्ट हो जाए। क्लियर। क्यों जल्दी है? मैम अभी ट्यूशन जाने का इसलिए। मार्क्स तो स्कूल से मिलेंगे।